अध्याय 2 देख रहे हैं। भारतीय संविधान में और के अधिकार। भारतीय संविधान हमें क्या क्या अधिकार देता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले समझिए कि संविधान वो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है जो सरकार यानी गवर्नमेंट की शक्तियों पर लगाम रखता है या अंकुश रखता है और इस तरीके से एक व्यवस्था प्रदान करता है। एक प्रजातांत्रिक, प्रजा यानी जो लोग हैं, लोग इसमें बेसिक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था जिसमें प्रजातंत्र हो, लोगों का तंत्र हो, इसकी स्थापना करता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, जो भी लोग होंगे, उनको कुछ अधिकार मिलेंगे, उनके पास कुछ अधिकार होते हैं। तो हम ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से देता है। अब ये राइट तो दे दी, अगर आपको कोई चीज दे दी गई, क्या वो आपके पास सुरक्षित रहेगी, यानी कि वो अधिकार किस तरीके से सुरक्षित किए जाएंगे कि वो अधिकार आप उनको कर सकें, यूज कर सकें। और अगर वो यूज नहीं हो पा रहे या किसी तरीके से वो अधिकार कोई छीनना चाहता है या उसका हनन करना चाहता है, तो न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, यानी जुडिशरी इसमें क्या काम करेगी। और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं और इसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इनमें अंतर क्या है। ये दोनों एक जैसे तो नहीं है, क्या इनमें अंतर है। पहले मैं आपको दो स्टोरीज बताता हूं कि अधिकारों का महत्व क्या होता है। आज आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, जो चाहे वो गाना सुन सकते हैं, पिक्चरें देख सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा समय आया या इस तरीके से सिचुएशन हो गई कि आपको ना तो घर से बाहर निकलने दिया जा रहा है, आप एक घर के अंदर बंद है, ना आपको खाने के लिए दिया जा रहा है, ना पीने के लिए दिया जा रहा है, ना आपकी बात सुनी जा रही है। तो ये स्वतंत्रता जो आपको मिली है, अगर वो किसी तरीके से खो जाए या छीन ली जाए, तब आपको पता चलेगा कि अधिकारों का महत्व क्या होता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि 1982 की बात है, 1982 की बात है। दिल्ली में एशियाई खेल हुए 1982 में। जो एशियाई खेल हुए, उसमें जो ठेकेदार थे, सरकार ने कुछ ठेकेदारों को कहा कि देखिए साहब, आप फ्लाईओवर बनाइए, स्टेडियम बनाइए, जो आपको दिख रहा है। तो इसके लिए उन्होंने जो मिस्त्री है, मजदूर, गरीब होते हैं ये, उनकी भर्ती कर ली। और जब उनसे काम करवाया तो मान लीजिए कुछ मिनिमम उनको मजदूरी देनी थी, मान लीजिए 100 रुपए, तो उनको 50 या 80 रुपए दे दिए या 60 रुपए दे दिए। मतलब मिनिमम जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है उससे कम दिया गया। अब जो सोशल साइंटिस्ट है, जो लोग ये समाज का ख्याल रखते हैं, जो जागरूक लोग होते हैं, उन्होंने देखा कि देखिए साहब, ये तो गलत हुआ इन बेचारे मजदूरों के साथ। वो पहुंच गए सर्वोच्च न्यायालय और वहां पर उन्होंने जाके एक पिटीशन यानी कि याचिका दायर कर दी। उनका यह कहना था कि ये जो आप कम मजदूरी दे रहे हैं, इसका मतलब आप या तो बेकार कर रहे हैं, मतलब पूरे काम का पैसा पूरा नहीं दे रहे हैं, या बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, ये तो इसके बराबर हुआ। यानी कि जो एक्चुअल मौलिक अधिकार हमको मिला हुआ है संविधान के तहत, जिसे हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण मतलब होता है किसी का उसके इच्छा के विरुद्ध आप उसकी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, या फिर अगर वो कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है, तो आप उसको पूरा का पूरा मेहनताना नहीं दे रहे, पूरे पैसे नहीं दे रहे। तो न्यायालय ने इस दलील को बिल्कुल स्वीकार किया और उन्होंने सीधा निर्देश दिया कि ये जो मजदूरों से काम किया गया है, करवाया गया है, इनको आप पूरी मजदूरी दीजिए। तो यहां पर एक आप देख रहे हैं किस तरीके से मजदूरों का जो उनके पास राइट थे उसको ठेस पहुंचाई गई। लेकिन कुछ जागरूक लोग थे और न्यायालय के तहत, न्यायालय के जरिए उन्होंने इन्हें पूरा मेहनताना दिलवाया, यानी इन्हें न्याय मिला। यहां पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये साहब है, इनका नाम है मचल लालूंग। ये बेचारे 23 साल के थे जब इनको गिरफ्तार किया गया। इनको ये कहा कि भाई ये लालूंग जो असम के मणिगांव जिले में चुबरी गांव में रहते थे, इन पे आरोप था कि उसने किसी को चोट पहुंचाई है। अब मुकदमे की जब सुनवाई हुई तो मानसिक रूप से ये थोड़े अस्वस्थ पाए गए, यानी कि दिमागी तौर पे थोड़ा सा इनको कम पाया गया। तो इनकी चिकित्सा कहां पर हुई, तेजपुर के लोकप्रिय एक गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में इनको एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया।
अब इनका इलाज हो गया, इलाज होके ये वापस जेल में आ गए। ठीक, अब इन्होंने चिट्ठी पे चिट्ठी लिखना शुरू किया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 1967, 1996 कई बार चिट्ठी लिखी कि भाई लालूंग साहब ये स्वस्थ हो गए हैं, अब इन पे मुकदमा चलाइए, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यानी कि ना पुलिस ने ध्यान दिया, ना और किसी ने ध्यान दिया। ये बेचारे 23 साल में ये अंदर गए थे और ये 2005 में इनको छोड़ा गया। ये हिरासत में बने रहे, मतलब करीबन ये 77 साल के हुए जब ये बाहर आए। यानी कि वो 54 ईयर्स, 23 के थे और इसमें जोड़े तो 77 आता है, 77 साल के हुए, यानी कि 54 साल ये बगैर किसी न्याय के जरिए गुजरे हुए ये बेचारे अंदर ही रह गए। ना इनकी कोई सुनवाई हुई, ना कुछ हुई। अब आया जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जिसको हम जो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, उन्होंने जब बंदियों का निरीक्षण किया तो बेचारे ये लोगों के संज्ञान में आए कि ये साहब जो है इतने सालों से अंदर पड़े हुए हैं और फिर ये स्वतंत्र हुए, तो इनकी भी अधिकार को छीना गया। पूरे की पूरी जिंदगी इनकी चली गई सलाखों के पीछे। तो हमारा संविधान नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो उसकी इनको सजा मिलनी चाहिए थी अंदर रहते कुछ दिनों, कुछ समय के लिए, साल के लिए, क्योंकि इन्होंने किसी को चोट पहुंचाई थी, ऐसा कहना था। लेकिन ये तो बगैर इनके लिए कोई सुनवाई भी नहीं हुई और ये बगैर किसी बात के अंदर रह गए। यानी कि अगर इन्होंने कुछ किया है तो इनका मुकदमा जो है उसकी निष्पक्ष बहुत जरूरी है। निष्पक्ष मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कानून की देवी है उनके आंख में पट्टी बंधी होती है, यानी उनको केवल साक्ष्य या फिर केवल सबूत चाहिए। वो नहीं देखते कोई राजा खड़ा है मेरे सामने, रंग खड़ा है, और त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। यानी कि जिस समय ये पहुंचे, जिस समय इनको लेटर मिला पुलिस वालों को, इनको फटाफट इनको मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना चाहिए था। तो ये जो समस्याएं हैं, ये है अधिकारों का महत्व हमको दिखाती हैं। कि जो पहला उदाहरण हमने देखा, इसमें ये हम देखते हैं कि किस तरीके से मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिली, यानी कि शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार जो था उनका नहीं मिला, लेकिन फिर भी न्यायालय के तहत लोगों ने उनको न्याय दिलवाया। तो अधिकारों का अगर घोषणा पत्र मैं बताऊं तो जितने भी लोकतांत्रिक देश है, बहुत सारे, मतलब अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, उनमें नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है, एनलिस्ट कर दिया गया है। मतलब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो अधिकार है वो संविधान में ही दे दिए गए हैं। मैक्सिमम लोकतांत्रिक देश में ऐसे ही है। तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और जो अधिकार की ऐसी सूची बनती है, उसको हम कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या कहते हैं? ये जो लिस्ट है अधिकारों की, इसको हम कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। ये अधिकारों का घोषणा पत्र, इसका मतलब ये है कि घोषणा पत्र जो दिया है उसमें जो अधिकार लोगों को मिले हैं, सिटीजन्स को मिले हैं, वो अगर सरकार किसी ना किसी सरकार है या कोई भी इनके विरुद्ध काम करता है, इन अधिकारों का हनन करता है, इसकी अवहेलना करता है, तो ये इसका उल्लंघन ना हो, इसीलिए इसका किसी तरीके से उपचार हो, अगर उल्लंघन हो भी गया हो उसको सॉल्व किया जाए, किसी तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए इसको संविधान में दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसको समझने की कोशिश करिए। जब हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ स्वतंत्रता के लिए, जिसे हम स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं, उस समय जो नेशनल मूवमेंट था, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन था, फ्रीडम मूवमेंट था, इसको फ्रीडम मूवमेंट भी कहते हैं, उसमें नेताओं ने इन अधिकारों का मतलब समझा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज शासक क्या करते थे, वो किसी को भी पकड़ के अंदर डाल देते थे, बगैर उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। वो धारा 144 वहीं से लागू हुई। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे, जैसे सेडिशन लॉ था, देश के विरुद्ध देशद्रोह का मामला, ये सब तभी से शुरू हुआ जो आज भी चल रहा है। तो उस समय जो नेता थे उन्होंने समझ लिया था कि अगर हमको दबाया जाए, हमारे अधिकारों को दबाया जाए, तो उसके लिए अंग्रेज शासक के पास बहुत सारी चीजें हैं। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू साहब की एक समिति थी, उन्होंने अधिकारों का एक घोषणा पत्र, जो मैंने अभी आपको बताया, उसकी मांग उठाई थी कि देखिए ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारा घोषणा पत्र है, यानी कि ये अधिकार एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ कंट्री को मिलने ही चाहिए। उसके बाद संविधान ने उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया, यानी कि बाकायदा संविधान में इन अधिकारों को लिखा गया और जिनके लिए आवाज उठाई गई थी, और इनको फिर कहा गया कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार है।
ये हमारे मौलिक अधिकार है। अब नाम से ही पता चल रहा है फंडामेंटल राइट यानी कि बेसिक राइट है। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो रोटी और चावल ये तो बेसिक होता है ना। अगर आप साउथ में जाएंगे तो डोसा, इडली, तो कुछ चीजें बेसिक होती हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ बेसिक अधिकार हैं जो हमें मिलने ही चाहिए, यानी कि ऐसी चीजें जिसका सरकार भी किसी तरीके से उल्लंघन ना कर सके। सरकार अगर हमको हमारे फ्रीडम को रोकती है, जो हमें सरकार संविधान ने दे रखे हैं, सरकार उसको बचाएगी। सरकार का काम है उसको बचाना, रोकना, हमें संरक्षित करना, ना कि हमको उसके उल्लंघन में लाना या उसको हमारे लिए उल्लंघित करना। तो मौलिक अधिकार की गारंटी और उसकी सुरक्षा कौन देता है? स्वयं संविधान। ध्यान रखिए, ये जो संविधान है सबसे बड़ी हमारी बाइबल की किताब है देश की, ये गारंटी देता है और सुरक्षा करता है संविधान। जैसे मान लीजिए कोई सामान्य अधिकार है, आप मौलिक अधिकार को छोड़िए, जो सामान्य अधिकार होते हैं उसको क्या कर सकती है सरकार? क्या करेगी? उसे परिवर्तित कर देगी, अमेंडमेंट कर देगी, मॉडिफिकेशन कर देगी, तो उसको चेंज कर सकती है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार, इन मौलिक अधिकारों को चेंज करना है तो किसमें चेंज करना पड़ेगा? संविधान में चेंज करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है, हम देख चुके हैं कि इतना आसान नहीं है। मौलिक अधिकार जो है वो तो बहुत ही मुश्किल है उसको चेंज करना। तो मौलिक अधिकार को अगर कोई उल्लंघित करता है, हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है, तो इनको रोकने की जो शक्ति है वो किसके पास है? वो जुडिशरी के पास है। जुडिशरी के पास, न्यायपालिका के पास, अगर हमारे कोई भी उल्लंघन करता है हमारे मौलिक अधिकारों का, तो जुडिशरी है। यानी कि अगर कोई विधायिका या कार्यपालिका, यानी कि जो पार्लियामेंट है या फिर जो हमारे विधायक गण का जो मतलब जो स्टेट में सरकार है, अगर वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करती है, कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, या हम पे किसी तरीके से अनुचित प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तुम यहां नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो न्यायपालिका के पास हम जा सकते हैं। न्यायपालिका, जुडिशरी के पास पूरा पावर है कि वो सरकार के किसी भी नियम, किसी भी अधिनियम, किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है, गलत घोषित कर सकती है कि देखिए साहब, आप लोगों ने जो कानून बनाया, ये जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। लेकिन इसमें फिर एक देखिए, हमेशा देखिए कि जो पूरा संविधान है ना, उसमें ये सब चीजें दी गई है, लेकिन लास्ट में कुछ 2-4 लाइनें ऐसे लिख दी गई हैं जिससे गड़बड़ हो जाता है मामला। कैसे? कि सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये जो है औचित्यपूर्ण, मतलब सरकार मौलिक अधिकारों को रोक सकती है, सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है, लेकिन उसके लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाना जरूरी है। यानी कि कोई रीजन होना चाहिए ताकि वो किसी के मौलिक अधिकारों को छीने। अब यहां पर सरकारें गड़बड़ कर देती हैं, यहां पर सरकारें अपना पावर दिखाती हैं। तो यह कई बार ऐसा देखा गया है कि इसका उपयोग किया गया है। अब हम आते हैं समता के अधिकार पे। समता मतलब समानता। मैं और आप, ये बच्ची, ये बच्चा, ये आदमी, ये औरत, ये प्रेग्नेंट औरत, ये बूढ़े, कोई भी बच्चा, कोई भी यहां पर हो, सबको समान अधिकार प्राप्त है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, जरा सोचिए कि स्वदेश कुमार जो है अपने गांव गए, साथ में उनका दोस्त भी था। अब गांव के एक होटल में ये लोग चाय पीने गए। अब जो दुकानदार था वो तो स्वदेश कुमार को जानता था, लेकिन वो जो स्वदेश कुमार के साथ उनका दोस्त गया था, ये स्वदेश कुमार है, ये इनके दोस्त हैं, तो स्वदेश कुमार को तो गांव वाला जानता था। उसने इनके दोस्त से पूछा, भाई साहब आपकी जाति क्या है? जैसी उसकी जाति पता चली, इन्होंने इनको तो सुंदर कप में, मतलब जो स्वदेश कुमार है उसको तो अच्छे कप में चाय दे दी, लेकिन ये बेचारे को कुल्हड़ में चाय दी कि भाई चाय पियो और कुल्हड़ को फेंको, इसका रीयूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये साहब दलित थे। सोचिए। एक और एग्जांपल देता हूं, टेलीविजन में जो समाचार पढ़ते हैं ना, उसमें महिला है और पुरुष है। तो महिलाओं को यह कहा गया कि अगर आपकी 45 साल उम्र हो गई तो अब आप समाचार नहीं पढ़ सकते। आदमियों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो आदमियों के लिए ऐसा क्यों नहीं भाई? 45 साल के अगर आदमी हो गए तो इनको क्यों नहीं रोक लगाई गई? ये क्या प्रतिबंध था? ये प्रतिबंध था महिलाओं के विरुद्ध। ये तो यही हो गया ना, तो महिलाएं हैं इसलिए 45 साल के बाद काम नहीं कर पाएंगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं अब थोड़ा सा कंप्लीट करता हूं, उसके बाद मैं अब एक्चुअल हमारे जो मौलिक अधिकार है उन पे आऊंगा। तो ये भेदभाव बिल्कुल क्लियर करता है कि एक को जाति के नाम पे स्वदेश कुमार के जो दोस्त थे, और दूसरा जो केस था उसमें महिलाओं, लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। समानता का अधिकार कहता है कि सब समान है, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो।
अगर कोई सार्वजनिक स्थल है, पब्लिक स्थल है, आपका घर नहीं, आपका कोई मैंशन नहीं, आपका इलाका नहीं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर कोई सार्वजनिक स्थल है यानी कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, चाहे दुकान हो, होटल हो, मनोरंजन स्थल हो, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थल, यहां पर सबको आपको प्रवेश देना है, आप किसी को रोक नहीं सकते। यानी किसी का धर्म, अगर कोई मुस्लिम है उसको हिंदू नहीं आने दे रहा अपने होटल में, कोई मूल किसी की जाति कोई अलग है, कोई ऐसी जाति है दलित जाति का, उसको मंदिर में नहीं आने दे रहे। जन्म स्थान क्या है, अगर तुम यार वहां पैदा हुए यहां नहीं आना, इधर नहीं ठीक है, तो ये भेदभाव नहीं हो सकता। ये किसी भी तरीके से किसी भी संप्रदाय, जेंडर, सेक्स या फिर जाति के आधार पर आप किसी को कहीं भी आने से जाने से नहीं रोक सकते, टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि सबका समानता का अधिकार है। आपको पता है एक जमाने में छुआछूत इतनी फैली हुई थी कि जो दलित जाति है उसके करीब से भी लोग नहीं गुजरते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो छू जाए तो लोग मानते थे कि हम अपवित्र हो जाएंगे, सबसे भद्दा रूप है, इससे खराब कोई रूप नहीं हो सकता, यह समानता का। तो समता का अधिकार ने इसको समाप्त किया। छुआछूत, आप सोचिए, आप किसी के साथ बैठना नहीं चाहते, खाना नहीं खाना चाहते, उसके साथ बात नहीं करना चाहते, छुआछूत। तो ये है कि ये जो अधिकार है ना, समानता का अधिकार, इसमें यह व्यवस्था है कि केवल वो लोग जिन्होंने सेना में बहुत बढ़िया काम किया है या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, मतलब ऐसी गौरवपूर्ण उपलब्धि कर दी है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, केवल इनको छोड़कर जो देश है वो किसी और को कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, या तो सेना में उसने अच्छा काम किया हो या शिक्षा के क्षेत्र में। वरना ऐसा होगा कि भाई कोई अगर पंडित जी आ गए तो वो अपने पंडित लोगों को ही कर देंगे, कोई दलित आ गए पावर में तो वो दलित लोगों को ही फेवर करेंगे, उन्हीं को उपाधि देते रहेंगे। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए ये समानता का अधिकार है। अब एक अनुच्छेद आपको पढ़ के बताता हूं। इस अनुच्छेद है 16 और ये खंड है 4। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। इसका मतलब अगर कोई राज्य, कोई स्टेट या देश की सरकार अगर किसी को आरक्षण देना चाहती है क्योंकि उनकी संख्या कम है या फिर उनको सही प्रॉपर मींस नहीं मिले आगे बढ़ने के, तो ये पॉसिबल है। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं भारत का संविधान इसके भाग 3 मौलिक अधिकार आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, सब बराबर हैं। इसका मतलब कानून के सब बराबर हैं, चाहे कोई भी धर्म, मूल, वंश, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी जन्म स्थान का आदमी हो, उसका भेदभाव नहीं, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों पर किसी को भी नहीं रोका जा सकता। हर आदमी वहां पर आ सकता है, चाहे किसी भी पंथ, किसी भी जाति, किसी भी लिंग का हो। रोजगार सबको बराबर समानता मिलता है, यानी कि आप पहुंचे इंटरव्यू के लिए, दूसरा आदमी पे पहुंचा इंटरव्यू के लिए, आपने कहा ये तो मुसलमान है, इसको छोड़ो, ये तो कोई क्रिश्चियन आ गया, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन्होंने कहा क्रिश्चियन को ले लो, बाकी इन दोनों को छोड़ दो। ये नहीं कर सकते आप, छुआछूत नहीं हो सकता। इनको छूना, इनको दलितों को नहीं छूना या किसी और जाति को नहीं छूना। और उपाधियों का अंत किया गया कि भाई ऐसे नहीं कि सबको उपाधि बांटते रहे आप, समानता का अधिकार है। इस दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि भाई सब स्वतंत्र है, कोई भी भाषण दे सकता है, शांतिपूर्ण से जमा हो सकता है, सभा बना सकता है, संगठित हो सकता है, कोई भी कहीं आने जाने से, कश्मीर का आदमी कन्याकुमारी जा सकता है, असम का आदमी गुजरात आ सकता है, किसी भी जगह वो जाके बस सकता है, जमीन ले सकता है, वहां पर अपना रोजगार बसर कर सकता है, कोई भी पेशा वो चुन सकता है, व्यापार कर सकता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अपराध, अगर किसी को ऐसी नहीं अपराधी घोषित कर सकते, दोष सिद्धि करनी पड़ेगी, मतलब इसने दोष किया है। और जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब मेरी जिंदगी को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, कोई भी मुझे मार नहीं सकता, जब तक मैंने कोई गलत काम ना किया हो, मैं कानून के अंडर में कोई गलत काम ना किया हो, मेरे शरीर स्वतंत्र है, मेरा जीवन स्वतंत्र है, मेरा जीवन मेरे हाथ में है। सबको शिक्षा देना ये शिक्षा का अधिकार है। इसी तरीके से अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के लिए अधिकार कि भाई कोई अभियुक्त है, सजा जिसने पाई है या नहीं होने वाली है उसको सजा, या जिसको सजा के लिए लाया गया उसके लिए क्या अधिकार है। ऐसे ही है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, कोई लोगों का व्यापार नहीं होगा, जोखिम वाले कामों में बच्चों को काम नहीं दिया, मतलब बच्चों को अगर आपने रखा तो सीधा आप जेल जाएंगे। ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी का अधिकार, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग धर्म, हमारे ऑलमोस्ट सारे ही धर्म हमारे देश में है। और इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये होता है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, आस्था उसकी हो सकती है, प्रार्थना कर सकता है। और इसी तरीके से धार्मिक मामलों में प्रबंधन है कि धार्मिक मामलों में बड़ी अति जो संविधान है बहुत खुले विचारों से इसको देखता है। कोई भी अगर धर्म है, इसको बढ़ाने के लिए आप
अमाउंट दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, कर अदायगी कर सकते हैं। और शिक्षा संस्थान जैसे आश्रम खोल सकते हैं, मदरसा खोल सकते हैं या क्रिश्चियन स्कूल खोल सकते हैं। ऐसी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में जो अल्पसंख्यक है, जैसे सिख हो गए या क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए अधिकार है। उसके लिए अल्पसंख्यक जो है अपनी शैक्षिक संस्थाएं हो सकती हैं, उनकी वो स्थापित कर सकते हैं। ऐसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेसिकली अधिकार नहीं है, इन सबको संभालने के लिए अधिकार है कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार, यानी कि अगर इनमें से कोई भी चीज लागू नहीं होती है, इसके लिए यह अधिकार है कि आप कानून का सहारा ले सकते हैं। तो हमारी जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, इसमें समानता के बारे में दो बातें क्लियरली स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है। एक है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी है अवसर की समानता। अवसर मतलब सबको बराबर अवसर मिले, कोई भी हो, किसी भी धर्म, किसी प्रजाति, किसी भी जाति का हो, वो सबको समान अवसर मिलेगा, मतलब कोई भी विभेद नहीं कर सकता। तो सरकार इसके तहत जैसे सबको समानता देनी है, सबको समान अवसर देने हैं, तो सरकार ये कर सकती है कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, या जो पिछड़े वर्ग है सामाजिक तौर पे या शिक्षा के रूप में, शिक्षा के लेवल में वो पिछड़े लोग हैं, तो उनके लिए वो उनकी बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं लागू कर सकती है कि किसी के लिए स्पेशल योजनाएं कर दी जाए, ये सरकार कर सकती है। अब आपने देखा होगा आरक्षण, ये शब्द आपने सुना होगा। आरक्षण है क्या कि क्या होता है कि कई ऐसे ग्रुप हैं हमारे देश में जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, कई ऐसी जातियां हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो उनके लिए कुछ परसेंट रिजर्वेशन दे दिया जाता है कि मान लीजिए 100 सीट है तो 10% आपके लिए दे दिया गया। तो ये बेचारे पिछड़ी जाति के लोग हैं या ये आगे नहीं बढ़ पाए, तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए आरक्षण क्यों दे रहे हैं, आप तो एक जगह समानता कह रहे हैं, समानता का आप एक जगह समानता कहते हैं, एक जगह आप आरक्षण भी दे रहे हैं। तो इसमें संविधान अनुच्छेद 16(4) जो मैंने अभी पढ़ के बताया था आपको, ये क्लियरली कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये जो दिया गया है ये किसी विशेष परिस्थिति में दिया गया है। अगर कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जैसे आप हैं, आप बहुत अच्छे घर में पले बड़े हैं, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, आपके पिताजी काफी अच्छा पैसा कमाते हैं, और एक बेचारा कोई मजदूर का बच्चा है, इसके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, इसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो आप दोनों को बराबरी पे तोल नहीं सकते ना। इसको भी आईआईटी क्लियर करना है, इनको भी आईआईटी क्लियर करना है, कैसे कर पाएंगे जब तक इनको आप इनके बराबर या कुछ ना कुछ तो आपको प्रोविजन देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो स्वतंत्रता मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर घर में बंद हैं और घर के बाहर हैं, कितनी स्वतंत्रता की फीलिंग आपको मिलती है। तो स्वतंत्रता का मतलब यहां पर यह है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो एक तो चिंतन, आपकी सोच की स्वतंत्रता हो, आपकी अभिव्यक्ति यानी कि जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अगर आप पेंटर हैं तो पेंटिंग बना सकते हैं, अगर एक गायक है तो गायन कर सकते हैं, अपनी जो भी इच्छा है। इसके अलावा आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम, जो भी आपका काम मन करता है। आप चाहे तो एक रनर बन जाए, धावक बन जाए, आप चाहे तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, सबकी स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता को इस तरीके से हम परिभाषा देंगे, इस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए हुए। ये नहीं कि अगर आप स्वतंत्र हैं, अगर आप स्वतंत्र हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाएं। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आप इस देश में स्वतंत्र हैं तो ये साहब भी तो स्वतंत्र हैं, ये साहब भी तो फ्रीडम इनको मिली हुई है, तो इनकी फ्रीडम को ना ठेस पहुंचाए हुए आप अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हैं। और एक और चीज, इतना ज्यादा स्वतंत्र नहीं हो जाना है आपको कि आप कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए या कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करें। यानी आप अपनी स्वतंत्रता का एंजॉयमेंट करें या आनंद लें, लेकिन ना समाज के किसी आदमी को आप परेशान करें अपनी स्वतंत्रता के नाम पे, ना ही आप कानून व्यवस्था के बाहर जाएं। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग सांस लेते हैं, हमारी एक जिंदगी है, हमारा एक शरीर है, हम एक शरीर और एक रूह का कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी नागरिक को अगर किसी कानून द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है, अगर उसको पालन करके, जैसे आपने कुछ गलत काम कर दिया, मान लीजिए आपने कोई आगजनी कर दी या किसी से कुछ पैसे चुरा लिए, तो कानून आएगा सामने और कानून इस चीज का पालन करके आपको पकड़ेगा और पकड़ के आपको मजिस्ट्रेट के सामने डालेगा या आपके ऊपर केस होगा और फिर फैसला होगा।
कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया है, अगर आप सीधे सीधे नागरिक की तरह जी रहे हैं, तो कोई भी कानून, कोई भी आदमी, कानून क्या, कोई भी आदमी आपको छेड़ नहीं सकता। यानी कि कोई भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता आपको। अगर आपने कुछ किया है तभी आपके जीवन, जैसे आपने किसी का रेप किया है, आपने किसी को मारा है, तो आप जरूर फांसी पे चढ़ेंगे, तब आपको कानून व्यवस्था के अंतर्गत आना पड़ेगा, तब आपका जीवन आपका नहीं रहा, क्योंकि आपने किसी और का जीवन खराब किया है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया तो आप आराम से रह सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार अगर आपने किया है तो आपके, अगर बाई चांस आप गिरफ्तार हो भी गए, तो ये किसको पता कि आपने कोई गलत किया है कि नहीं किया है। इसका मतलब आपको सबसे पहले अपने बचाव करने का पूरा अधिकार है, यानी आपको एक वकील मुहैया होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो खुद कर लीजिए, पैसे नहीं है तो सरकारी वकील आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो पुलिस आपको पकड़ेगी, मान लीजिए पुलिस है, ये आपको पकड़ती है, तो 24 घंटे के अंदर इन्हें न्यायाधीश के सामने, जो न्याय करने वाले लोग हैं, न्यायाधीश के सामने, जो सबसे नियरेस्ट न्यायाधीश है, 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस इन न्यायाधीश के सामने पेश करेगी। अब न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश का मतलब यही होता है कि जो जस्टिफाई करेंगे आपकी पकड़ को, आपकी गिरफ्तारी को, वो देखेंगे कि वाकई में आपने कोई ऐसा काम किया है, आपको पुलिस पकड़ के रखे, किसी जुडिशियल कस्टडी में डाले या आपको फ्री कर दे। ये किसका काम है? न्यायाधीश का। यानी कि आपको पूरी स्वतंत्रता है अपनी जिंदगी जीने की। आपने गलत काम किया तभी आपके साथ ये सब चीजें हो सकती है, तब भी आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। तो न्यायालय ने यह माना है कि जो जीवन का अधिकार है, एक जिंदगी लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो एक जीवन आपको जो मिला है, चाहे एक व्यक्ति अपनी जीवन के अधिकार में क्या क्या चाहता है, एक झोपड़ी चाहता है, रहने के लिए सर पे छत चाहता है, और रोजी रोटी चाहता है, तो न्यायालय ने, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया है, यह माना है कि कोई भी आदमी, उसको झोपड़ी या फिर घर चाहिए और खाना चाहिए, रोजी रोटी, क्योंकि रोजी जब वो काम करेगा तो वो खाना मिलेगा, यह भी उसके जिंदा रहने के लिए जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब एक चीज है निवारक नजरबंदी। मान लीजिए आपने बहुत सारे क्राइम करके रखे हैं, आपने बहुत सारे गलत काम करके रखे हैं। अब आपने कुछ गलत काम कर रखे हैं और कोई ऐसी चीज लगती है, मान लीजिए पुलिस को लगती है या न्यायालय को लगती है कि आप कुछ गलत कर सकते हैं, तो आप, क्योंकि अपराध आपने अगर कर रखा है, तो एक आशंका बनती है कि आप दोबारा अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं, तो कुछ गलत कर सकते हैं। तो सामान्यतः अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो आपने अगर कोई अपराध किया, गलत काम किया, तभी आपको पकड़ा जाता है। लेकिन अगर ये आशंका है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड इस तरीके का है कि आप कोई गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई खबर मिल गई कि आप बैंक लूटना चाहते हैं, तो पुलिस वाले आपको पकड़ सकते हैं। पुलिस वाले बगैर किसी प्रक्रिया के, अगर आपका पता चल जाए कि आप कुछ गलत काम करना चाहते हैं, तो आपको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। इसको कहते हैं निवारक नजरबंदी। क्या कहते हैं इसको? निवारक नजरबंदी। यदि सरकार को, अगर जो सरकार चल रही है उसको लगता है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग या आपका ग्रुप, ये देश की कानून व्यवस्था, उसकी शांति, उसकी सुरक्षा, इसके लिए अगर आप खतरा हैं, तो आपको वो बंदी बना सकती है। इसको निवारक नजरबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? निवारक नजरबंदी। लेकिन ये जो निवारक नजरबंदी है, ये भी 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 3 महीने से ज्यादा हुआ और सरकार चाहती है कि 3 महीने के बाद भी आपको निवारक नजरबंदी में रखा जाए, तो उसको एक सलाहकार बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। वो सलाहकार बोर्ड तय करेगा कि आपकी जो निवारक नजरबंदी है वो सही है कि गलत है। तो जो, जैसे कोई राष्ट्रद्रोह करता है, देश के खिलाफ काम करता है, या जैसे मैंने बताया कोई असामाजिक तत्व है जिसका काम ही यह है कि वो गलत काम कर रहा है। मैं गलत काम, आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत गलत काम करता है वो, उसकी एक पृष्ठभूमि है, उसका एक बैकग्राउंड है। तो एक असामाजिक तत्व जो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है और जो राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहा है, ऐसे तत्वों को निपटने के लिए, ऐसे लोगों को रोकने के लिए ये निवारक नजरबंदी है। लेकिन कई बार यह देखा गया है कि सरकार इसका दुरुपयोग करती है अपने विरोधियों के लिए। जो विपक्ष के लोग होते हैं या जो सरकार के खिलाफ बात करते हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो ये एक इसका, जिसे कहेंगे, ब्लैक पॉइंट है या अदर साइड ऑफ द कॉइन है। कुछ और स्वतंत्रताएं हैं
जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप भाषण दे सकते हैं, कई लोग हैं उनके सामने आप अपनी राय रख सकते हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी का दिमाग अलग होता है, हर आदमी की सोच अलग होती है, तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो ये होता है कि आपका भाषण जो हो रहा है, आप अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इस पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से किसी को लगता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई आप सभा कर रहे हैं, आप कोई सम्मेलन कर रहे हैं, कोई सभा है, लोग बैठे हुए हैं, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग इसमें आए हुए हैं, आप भी मिला के, ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहे और इनके हाथ में कोई हथियार ना हो। अगर इनके हाथ में हथियार है या ये अंदेशा लग जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो सरकार इनको प्रतिबंध लगा सकती है। इसे कहते हैं 5 या 5 से अधिक लोगों पे जो प्रतिबंध होता है, जिसको हम धारा 144 जैसी चीज कहते हैं, तो सरकार इस पे प्रतिबंध लगा सकती है। अब मैंने जैसे कहा कि प्रशासन कभी कभी इस चीज का, सरकार इसका दुरुपयोग भी कर सकती है। अगर कोई जनता के विरुद्ध बात करता है, कोई कानून के विरुद्ध बात करता है या सरकार के विरुद्ध बात करता है, तो यह हो सकता है कि भाई विरोध प्रदर्शन वो करना चाहते हो, तो सरकार उसकी अनुमति देने से मना कर सकती है। सरकार कहती है नहीं साहब, आप हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो इसका कई बार दुरुपयोग भी होता है। तो एक साहब यहां पर है, वो ये कहते हैं कि हर जगह आपने नियम कानून लिखे, उसके नीचे छोटी सी एक लाइन लगा दी कि सरकार किसी ऐसी अवस्था में इस कानून के ऊपर है या इस कानून का अपने लिए उपयोग कर सकती है। तो ये साहब ये जानना चाहते हैं कि भाई जो आपने मौलिक अधिकार हमें दिए हैं वो है क्या, क्योंकि आपने कहा कि ये भी जोड़ दिया कि कई ऐसी सिचुएशन जहां पर सरकार को लगे कि आप ऐसे वैसे हैं, तो आपको पकड़ के डाल भी सकती है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन भी कर सकती है। तो ये अभी भी एक डिस्कशन का पॉइंट है कि भाई क्या लूप होल्स तो नहीं है कहीं। आरोपी अभियुक्त के अधिकार। देखिए साहब, आप के ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है कि आपने गलत काम किया, कोई भी लगा सकता है कि ये कल इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, कोई भी लगा सकता है। तो एक आदमी तब तक आरोपी है, ये केवल आरोप लगा है, ये दोषी नहीं है। आरोपी यानी कि एक साहब ने इन पे आरोप लगा दिया, इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की, लेकिन ये केवल आरोपी है, ये दोषी नहीं है। हमारे समाज में क्या होता है कि जैसे किसी पे आरोप लगता है हम उसे दोषी मानना शुरू कर देते हैं। वो दोषी तब तक नहीं है जब तक कानून उसे दोषी नहीं ठहराता। तो अपराध का जो आरोपी है, जिसपे अपराध का किसी ने कह दिया कि भाई ये इन्होंने कुछ किया है, तो इनको भी पूरा अवसर मिलना चाहिए ना। हो सकता है ये अपराधी ना हो बेचारा, इसने कुछ किया ही ना हो, ये इससे जलता हो या कोई ऐसी बात हो, तो ये इन साहब को भी पूरा मौका मिलना चाहिए, समुचित अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने आप को बचा सके। तो न्यायालय में निष्पक्ष बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो न्यायालय है उसमें एक लेडी है जिसके आंखों पर पट्टी लगी है, वो इनको और इनको दोनों को निष्पक्ष, ना वो इनकी तरफ है ना इनकी तरफ है। तो किसी भी व्यक्ति को इसके लिए क्या है, देखिए न्यायालय में अगर निष्पक्ष मुकदमा होना है या होना चाहिए तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है। पहली चीज यह है कि न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान के 3 अधिकारों की व्यवस्था हमें मिली है। पहली यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। यानी मान लीजिए आपने कोई चोरी की है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको एक बार सजा मिल गई, मान लीजिए 6 महीने की सजा मिल गई, साल भर की सजा मिल गई। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको दोबारा, अरे तुमने चोरी की थी, लाओ दोबारा जेल में आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आपने कोई गुनाह किया या कहे देश के विरोधी कुछ नारे लगा दिए। अब मान लीजिए कि आपने लगाए 1 तारीख को और 30 तारीख को कानून पास हुआ, इसी महीने की 30 तारीख को कानून पास हुआ कि जो देश विरोधी नारे लगाएगा उसको जेल में डाला जाएगा। लेकिन आपने तो 1 तारीख को किया है, तो ये कानून तो 30 तारीख को पास हुआ है। ऐसे नहीं कि इस कानून, क्योंकि ये कानून बन गया है 30 तारीख को, तो इसके पहले जिसने भी देश विरोधी नारे लगाए हैं या सरकार को लगता है कि देश विरोधी नारे हैं तो इनको पकड़ के डाल दिया जाए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता कि देखिए इन्होंने इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया कि इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। अब ये इनके ऊपर है कि ये अपने आप को सेव करें, ये साक्ष्य, ये सबूत पेश करें कि मैंने इनको मारने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं होगा,
ये तो इस बेचारे पे तो आरोप लगा है, ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सबूत कहां से लगा, क्योंकि इसने तो कुछ किया ही नहीं है। तो ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता कि तुमने गलत काम किया, लाओ साक्ष्य लेके आओ। एक बहुत बड़ा अधिकार है जिसे हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब होता है एक्सप्लॉयटेशन। आप अपने घर में जो मेड आती है, काम करने वाली जो आती है, उससे आप कहते हैं कि भाई खाना बनाना है तुम्हें, फिर आप वो आ गई तो उससे कहता कि झाड़ू भी लगा दो, अरे जरा मेरे कपड़े भी जरा रख दो बाहर की, ये भी ठीक कर दो, पेड़ों को पानी भी डाल दो। तो आप उसका शोषण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको केवल खाना बनाने के लिए रखा है। इसी तरीके से जो दलित होते हैं, गरीब होते हैं, अमूमन क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है, उनका शोषण हो जाता है। शोषण कैसे? जैसे ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसके साथ आप क्या काम करवा रहे हैं, बीड़ी बनवा रहे हैं या कैसा काम करवा रहे हैं। तो बेगार और बंधुआ मजदूरी ये हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है। कई जगह पे लोगों को बेच दिया जाता है, इसे हम दास प्रथा कहते हैं, कि एक आदमी या एक औरत को बेचा या खरीदा जाता है। तो ये एक शोषण ही तो हुआ। आपकी एक लाइफ है, आपकी जिंदगी है, जरूरी नहीं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके साथ शोषण किया जाए। मान लीजिए आपको 100 रुपए पे तय किया गया, आपको केवल 50 रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये शोषण तो हुआ। अगर हम देखें ईंट भट्टे के काम जो होते हैं, उसमें बंधुआ मजदूरी हमने कई बार देखी है। तो अब ये सारे जो है, चाहे बेगार हो, बंधुआ मजदूरी हो, या आपको जबरदस्ती काम कराना हो, या आपको बगैर पैसे दिए या कम पैसे दिए काम कराना हो, अब ये सारे के सारे अपराध हैं। कानून के तरफ से दंड मिल जाएगा किसी भी बच्चे को अगर आपने इस तरीके से काम कराया, आप जेल के पीछे। तो संविधान के अनुसार मैंने जैसे कहा, 14 साल से अगर कम बच्चा है, उसको किसी भी कारखाने में, खदान में, या कोई भी ऐसा खतरनाक काम है, जैसे बीड़ी बनाने का काम है, जैसे फायर क्रैकर्स, पटाखे बनाने का काम है, यहां पर नियोजित नहीं कर सकते, यहां पर आप इनको इस काम में नहीं लगा सकते। इस तरीके से बाल श्रम को अवैध बनाकर, बाल श्रम यानी कि बच्चों से काम करवाना, और बच्चों का जो मौलिक अधिकार है पढ़ाने का, पढ़ने का, शिक्षा का मौलिक अधिकार है, बेसिक शिक्षा बच्चों को फ्री मिलनी चाहिए, यह बना के संविधान ने और सरकार ने शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और ज्यादा अर्थपूर्ण बना दिया है और ज्यादा क्रेडिबल बना दिया है। अब आती है बात धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। अब देखिए हमारे देश में कितने सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिज्म, जैन, जो आप नाम ले वो सब है हमारे यहाँ। और बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है, जैसे आप जर्मनी की बात लीजिए, वहां पर जो ज्यूज थे उनको एक एथनिक क्लींजिंग हुई, मारने की कोशिश की गई और पूरी उनको गैस चैम्बर में डाल दिया गया। एक पूरी की पूरी जो एक अलग धर्म को मानते थे उनको खत्म करने की कोशिश की गई। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे शासक और राजा हुए जिन्होंने अपने जो अपनी जनता है, अपनी ही जनता जो किसी और धर्म को मानती है, उसको या तो वो धर्म मानने के लिए विवश किया या उनको खत्म करने की कोशिश की, मार डालने की कोशिश की। कई जगह एग्जाम्पल है, यूगोस्लाविया में जो हुआ, आपके एक अफ्रीका का भी एग्जाम्पल है, वहां पर पूरी एथनिक क्लींजिंग की गई, जोलो बोलो की। तो ऐसे कई देश है जहां पर ऐसा देखा गया है पुराने समय में। तो जरूरी यह हो जाता है कि लोकतंत्र में आप ये अलाउ करें कि कोई भी अपना धर्म अपने आप पालन कर सके, स्वतंत्रता हो। और एक बुनियादी सिद्धांत है, जब इतने सारे लोग, इतने अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी अपना धर्म पालन कर सके, सब वो अपने धर्म को प्रोफेस कर सके, उन्हें पालन कर सके, और वो दूसरे धर्म की आप इज्जत करें। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो एक इसमें बात आ जाती है आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। अब आप गिरजाघर जाते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप नमाज पढ़ते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आप रात को जो एक जागरण होता है वो कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है। वो ये भी कह सकता है कि वो किसी धर्म का ना हो, ये भी तो हो सकता है, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं एथीस्ट हूं, मैं नास्तिक हूं, ये भी पॉसिबल है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का केवल मतलब ये है कि सभी व्यक्ति को अपना धर्म एक तो वो मान सके अबाध रूप से, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, अपने धर्म पर आचरण कर सके। जो मुसलमान है वो दाढ़ी रख सके, टोपी रख सके, उनके ऊपर कुछ ना कहे। जो सरदार लोग हैं वो अपने सर पे जो पगड़ी होती है वो बांध सके, कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता है, करना नहीं चाहिए। और अपने धर्म का प्रचार कर सके, अपने धर्म की अच्छी बातें वो दूसरों को बता सके। अब बात आ जाती है इसमें प्रतिबंध क्या है। देखिए, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब यही चीज आ गई कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन सरकार कई चीजों पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता इसका मतलब ये नहीं कि आप सब चीजें कर सकते हैं, ठीक।
अब कई ऐसी चीजें आती हैं जिसपे सरकार इन कई मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, अपना एक कहें कि वो आके इस चीज को ठीक या गलत कह सकती है। जैसे जो सती प्रथा थी, आपको याद होगा सती प्रथा में क्या था कि एक औरत को अगर उसका पति मर जाता है, इफ ही डाइज, तो वो उसकी मृत्यु शैया पे उसको साथ में जलना पड़ता था। आप सोचिए कितनी खतरनाक व्यवस्था थी। जैसे मानव बलि थी कि भाई लोगों को मार दिया जाता था, ऐसी कुप्रथाएं हमारे यहां थी। अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती तो सती प्रथा या मानव बलि की जो प्रथाएं हैं वो क्या कभी खत्म हो पाती? इसीलिए सरकार अगर ये देखती है कि किसी धर्म में कुछ चीजें गलत हो रही हैं या ऐसी हो रही हैं जो समाज के प्रति या समाज के ताने बाने के प्रति गलत है, तो सरकार इसमें इन्फिल्ट्रेट कर सकती है, सरकार इसमें अपना पक्ष रख सकती है। तो जब किसी धार्मिक समुदाय के कुछ ऐसे काम हैं जिस पर सरकार नियंत्रण लगाती है, तो कई बार देखा गया है कि जो समुदाय है, वो जो पर्टिकुलर समुदाय है, वो गुस्सा हो जाता है, वो ये मानता है कि हमारे धर्म में आप हस्तक्षेप कर रहे हो। क्योंकि एक धर्म, जैसे मैंने बताया ना, एक धर्म और एक देश भावना, ये हमारे बड़े दिल के करीब होते हैं, हम इसमें बड़े इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन सरकार का ये पक्ष रहता है, सरकार ये देखती है, संविधान ये देखता है कि कोई आप धर्म के नाम पे कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी हुई है कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए। तो इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में आप परिवर्तित करने की कोशिश कर सकते हैं, मनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, जैसे अगर मैं हिंदू हूं तो मैं एक मुसलमान को कह सकता हूं कि देखिए हमारे यहाँ ये सब चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, हमारे यहाँ इतनी अच्छी पूजा होती है, हमारे इतने अच्छे भगवान हैं, हमारे इतने अच्छे देवी देवताएं हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं धर्म के नाम पे। तो ये मुसलमान जो है वो हिंदू बन सकता है, इसमें कोई किसी ने भी नहीं कहा कि गलत है। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लालच दिया जाता है, जैसे मैं आपको कहूँ देखो ऐसा है, हमारे धर्म में आ जाओ, हम आपको 50,000 रुपए देंगे, या हम आपको इस श्रेणी में डाल देंगे, या आपका खास ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन है, इसको जबरन धर्म परिवर्तन की संज्ञा दे दी जाती है, यानी यहाँ पर लालच के तौर पे आपको धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है। तो कई लोग इसका पुरजोर कहें कि खंडन करते हैं, पुरजोर इसको रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई आप हमारे धर्म से दूसरे धर्म में किसी को आकर्षित कर रहे हैं, और इसके लिए बड़े लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो सभी धर्मों की समानता है भारत में। एक हिंदुस्तान में इंडिया एज अ कंट्री हैज नो रिलीजन, हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं है। हमारे यहाँ 80% से ऊपर हिंदू है, लेकिन हमारा धर्म, हमारे देश का धर्म हिंदू नहीं है। यहाँ मुसलमान, यहाँ सिख, यहाँ ईसाई उसी तरीके से रहते हैं जैसे एक हिंदू रहता है, और ये सब प्यार से रहते हैं। तो समानता का अधिकार मतलब बराबरी का अधिकार के अंतर्गत हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस चीज की गारंटी दी गई है कि भाई आप सरकारी नौकरी में जब नियुक्ति आपकी होगी तो ऐसा नहीं कि हिंदू ज्यादा है इसलिए आप हिंदुओं को ज्यादा नौकरी देंगे। हिंदू भी आया, मुस्लिम भी आया, सिख भी आया, तीनों में से सबसे ज्यादा कैपेबल जो है, जो स्किल्ड है, उसको नौकरी दी जाएगी। ये ना सोच के कि भाई ये हमारे धर्म का है या हमारे धर्म का नहीं है। कोई भी धार्मिक शिक्षा इस तरीके से, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही है कि जिससे धार्मिक भेदभाव हो। और जो देश या सरकार कोई एक शिक्षण संस्था चला रही है, कोई एजुकेशन सेंटर चला रही है, वहां पर कोई धार्मिक चीज नहीं दिखाई देगी पहली चीज तो, और ना कोई वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ना धार्मिक बात होगी, ना किसी धर्म के किसी आदमी को वरीयता दी जाएगी, कोई उसको प्रिविलेज दिया जाएगा, सभी को बराबरी तरीके से देखा जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया हमारे देश में अलग अलग तरीके के समुदाय हैं, छोटे समुदाय हैं, बड़े समुदाय हैं, वर्ग अलग है, रिलीजन अलग है। तो कई बहुसंख्यक में आते हैं, कई अल्पसंख्यक में आते हैं। जैसे सिख, इनकी पॉपुलेशन 1 से 2% है पूरे देश में, जो सिख समुदाय के लोग हैं। ऐसे क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स हैं, करीबन 14 से 15% इनका पॉपुलेशन में ये कहें प्रोपोर्शन है। तो जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हर एक रिलीजन की, हर एक संप्रदाय की, हर एक जाति की एक संस्कृति होती है, जो धरोहर होती है, तो उनको बचाए रखने का इनको अधिकार है। तो ये भी एक मौलिक अधिकार है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। यानी कोई भी समुदाय, ध्यान रखिए कि अगर हम देखें कि कोई भी धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर हम उसको मानते हैं कि ये अल्पसंख्यक है, लेकिन एक भाषा या एक धर्म, ये कहें किसी एक भाषा एक धर्म पूरे देश में अगर उसकी संख्या थोड़ा छोटी है, तो ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा जो वो बोलते हैं, अपनी लिपि जो वो लिखते हैं,
अपनी संस्कृति जो वो सालों से संजो के रखा है, या जिससे वो इनको हम जानते हैं, इनको हम दूसरों से अलग कर सकते हैं, तो इनको बढ़ाने का, यानी अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, इसको बढ़ाने का और इसको और सुरक्षित रखने का, संरक्षण करने का, बढ़ाने का, विकास करने का पूरा अधिकार है। तो जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम लोग हैं, वो अपने, इनके पास एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने वंश को, अपने जो संस्कृति है, अपना कल्चर है, हेरिटेज है, उसको बचा सकते हैं। तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक जो बोलने में, जो जिनकी भाषा के रूप में जनसंख्या कम है, या धर्म के रूप में अगर नंबर देखा जाए तो कम है, तो वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, यानी कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो बना सकते हैं, खोल सकते हैं। तो अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे तो तभी वो अपने जो लोग हैं उनको वो शिक्षा दे पाएंगे कि भाई हमारा धर्म क्या है, या हमारी बोली क्या है, या हमारी हेरिटेज क्या है। तो शिक्षण संस्थान वो खोल सकते हैं, वो बना सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। और अगर इन शिक्षण संस्थाओं को पैसे देने की बात आई, वित्तीय अनुदान, पैसे या फंड देने की बात आई, तो इसमें सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी कि क्या ये शिक्षण संस्थान किसी अल्पसंख्यक समुदाय का है या किसी बहुसंख्यक समुदाय का है। तो गवर्नमेंट या जो हमारा प्रशासन है, इसमें कोई भी एक तरीके से संकीर्णता नहीं दिखाएगा, चाहे वो अल्पसंख्यक का हो, चाहे वो बहुसंख्यक का हो। अनुदान देने में, फंड देने में, पैसा देने में, वित्तीय सहायता देने में सरकार कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। अब एक चीज आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 थे, फिर एक जो है वित्तीय, मतलब सबको प्रॉपर्टी रखने का जो अधिकार है उसको कानून बना दिया गया, तो 6 रहे। अब इस 6 में भी जो 5 है वो आपके मौलिक अधिकार है, और जो +1 है, जो आखिरी अधिकार है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, वो ये है कि ये 5 अधिकार अगर किसी तरीके से इनका हनन होता है, कोई इसे उल्लंघन करता है, कोई इसका उल्लंघन करने की कोशिश करता है, तो फिर आप इस अधिकार का, जो 6वां अधिकार है जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसको यूज करके आप इन 5 को सेव कर सकते हैं, सेव गार्ड कर सकते हैं। यानी आप कोर्ट में, आप न्यायालय में जा सकते हैं ये इस अधिकार को लेकर कि मेरे इनमें से किसी अधिकार का हनन हुआ है। अब जो अंबेडकर साहब थे, अंबेडकर साहब बहुत बड़ा नाम है जहां तक संविधान का सवाल है, और SC जो शेड्यूल कास्ट, जनजाति नहीं, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए जो काम किया है अंबेडकर साहब ने, वो काबिले तारीफ है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के शब्दों में ये जो अधिकार है संविधान का, ये कहें संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, वो हृदय और आत्मा है। यानी कि एक इंसान के शरीर में जैसे दिल काम करता है, उसकी आत्मा रूह होती है, इसी तरीके से जो 6वां हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो इंसानी शरीर के हृदय और आत्मा की तरह संविधान का हृदय और आत्मा है। यानी कि इसके अंतर्गत हम नागरिक को इस तरीके का अधिकार प्राप्त है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए तो हम सीधा न्यायालय जा सकते हैं। और कहां जाएंगे? हम सेशन कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम सीधा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और इसके बाद न्यायालय जो है कई प्रकार के, अगर ये उसको सही लगता है कि हाँ भाई मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो न्यायालय कई तरीके के विशेष आदेश, विशेष जजमेंट पास कर सकता है, आदेश पास कर सकता है, जिसे हम प्रादेश या रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, इसके एक एक करके देखते हैं। एक तो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये है कि अगर बंदी मतलब जिसको आपने कैद किया हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय क्या करता है, कोई भी अगर आदमी गिरफ्तार किया गया है उसको न्यायालय के सामने प्रेजेंट किया जाए, मतलब जुडिशरी के सामने प्रस्तुत किया जाए, इसका आदेश देता है। अगर गिरफ्तारी जो की है उसका जो तरीका है या कोई जो उसके पीछे कारण पुलिस बता रही है, ये जो सरकार बता रही है, वो गैर कानूनी है, या अगर न्यायालय को लगता है कि भाई ये असंतोषजनक है, ये बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो न्यायालय सीधा इस गिरफ्तार आदमी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक होता है परमादेश। तो ये जो आदेश है ये तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ये फील होता है, उसको लगता है कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी यानी कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट, वो अपने अधिकारों का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का
दायित्व तरीके से पूरा पालन नहीं कर रहा है। यानी उसको जो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मान लीजिए अगर एक डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, और आप उसके पास जाते हैं, वो आपको देखने से इनकार कर देता है या कुछ और ऐसा बोल देता है, या फिर कोई मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकता है या कर रहा है, तो ऐसे से क्या होता है कि जो मरीज गया है उसके मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो परमादेश दिया जा सकता है। लेकिन के खिलाफ है जो सार्वजनिक पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात हो रही है। एक निषेध आदेश जिसे हम जो रिट के अंदर आता है वो ये है कि कोई भी जो निचली अदालत है, जैसे हाई कोर्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय के नीचे, ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं वो हाई कोर्ट के नीचे आते हैं, तो जब भी कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण या उसको ये कहे कि ट्रेसपास करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो जो उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय है वो उसे रोक सकते हैं कि देखिए साहब आप ये काम नहीं कर सकते, निषेध आदेश जारी कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसी चीज हुई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने महकमे से या फिर कहें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायरे से बाहर जाके कुछ काम कर रहा है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय वहीं पर उन्हें रोक सकती है, निषेध आदेश लागू कर सकती है। एक अधिकार परीक्षा, जब जुडिशरी को या न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसा आदमी किसी पोस्ट पे आ गया है, नियुक्त हो गया है किसी पद पे जहां पर उसका कोई कानूनी हक ही नहीं है, तब न्यायालय क्या कर सकता है, अधिकार परीक्षा आदेश करके उसे रोक सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए जो आमतौर पर पहले होता था कि आप टीचर हैं, आपकी 40-50 हज़ार की तनख्वाह है और बहुत डीप गांव में, बहुत जिसे कह रूरल गांव में आपको स्कूल मिल गया, तो करते क्या थे लोग, एक आदमी को रखते थे जिसको 10,000 रुपये देते थे या 15,000 रुपये देते थे, वो आदमी यहाँ पढ़ाता रहता था और ये अपने आराम से शहर में रह के या तो अच्छी जिंदगी जीते थे या फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे। तो इससे क्या होता था कि ये आदमी अपनी गरीबी है तो ये आदमी काम कर लेता था, लेकिन ये यहाँ के लिए नियुक्त हुआ नहीं है, तो इसको हटाने के लिए अधिकार परीक्षा ये किया जा सकता है। एक इसमें आता है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट का मतलब यह है कि जब भी कोई निचली अदालत या कोई सरकारी अधिकारी बगैर किसी अधिकार के कोई काम करने लगता है, मान लीजिए कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं और आपका काम है टिकट बुक करना, आप टिकट बुक करने की जगह पार्सल भी बुक करने लगते हैं, रेलवे की बात कर रहा हूं, या कोई ऐसा काम करने लगते हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो न्यायालय उनके समक्ष जो विचाराधीन मामले हैं उनसे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है, उत्प्रेषण मतलब आगे बढ़ाना है ना, लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करना। तो अधिकार के बिना अगर कोई काम कर रहा है तो न्यायालय क्या हो सकता है कि जो मामला है इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दे, खुद ही बढ़ा दे, यानी हायर लेवल पे बढ़ा दे। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आपने सुना होगा, ऐसी राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। तो ये जो संस्थाएं हैं, जैसे मैंने कहा कि पहला आपका जो अल्पसंख्यक आयोग है, ये जो कम लोग हैं, जैसे हिंदू, जैसे मुसलमान हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं, बहुत कम लोग हैं ये, और कम लोग हैं और बड़ी बुरी हालत है इनकी। तो ये जो अल्पसंख्यक है इनके लिए एक अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। खासतौर पे जो महिला है, जिन्हें हम हिंदुस्तान में वीकर सेक्स समझते हैं, अगर हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं, हम वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएं, तो महिलाओं का दबदबा है, महिलाओं को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, शायद उतनी आदमियों को भी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में कुछ अलग ही हिसाब किताब है। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, विमेन कमीशन बनाया गया। उसके बाद जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, आज भी हम अपने घर में बच्चों को सिखाते हैं ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, शूद्र है, अभी भी दिमागों में ये सब चीज़ें भर के रखी है। तो ऐसे में जो दलितों के साथ जो उत्पीड़न होने की संभावना है या होता है, उसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट कमीशन ये आपका काम करता है। इसके अलावा भी देखिए कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हो गए, या और भी जो अधिकार हमें मिले हैं, इसकी रक्षा करने के लिए कानून यानी कि बाकायदा लॉफुल तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यहाँ भी देखिए इसके बारे में चर्चा की गई है। इसे कहते हैं हम कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो हमारे नेचुरल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका अगर हनन होता है तो उसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। और ये कितना काम करते हैं, ये जितने भी आयोग हैं ये कितना काम करते हैं, किस शिद्दत से काम करते हैं, यही बताएगा कि हमारा समाज कितने जल्दी अच्छा हो पाएगा।
अब होता यह है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, यहां पर आपको कुछ पता नहीं है कि कहां जाना है, आपका डेस्टिनेशन मान लीजिए यहां है, तो आप क्या होगा, आदमी से पूछेंगे हाँ साहब ये रास्ता कहाँ को जाता है, मुझे इधर जाना है, तो वो आपको बताएगा कि इधर चले जाओ। हो सकता है इसको पता ना हो ठीक से, यहाँ पर ब्लॉकेड हो। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर एक डायरेक्शन बना दिया जाए, है ना, कि यहाँ जाने के लिए इस जगह जाएंगे तो एक्स जगह आएगी, इस जगह जाएंगे तो वाई जगह आएगी, तो इस डायरेक्शन से आपको क्लियर, और किलोमीटर भी लिखे हुए इसमें 40 किलोमीटर यहाँ से 33 किलोमीटर, तो यहाँ पर जब चीज़ें लिखी होगी तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है ना, तो आप आराम से जा सकते हैं। तो इसी तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नीति निर्देशक मतलब आपको निर्देश दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, और नीति यह है कौन सी पॉलिसीज है, जो पॉलिसीज इसके लिए कौन सी पॉलिसीज राज्य को बनाना, राज्य मतलब मैं प्रोविंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो देश के लिए क्या नीति निर्देशक तत्व है, ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जो आपको डायरेक्शन देते हैं, सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि आपको नीतियां किस तरीके से बनानी है, किस सोच से बनानी है। तो यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय पे जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई ये जो चीजें हैं इसको लागू की जाए, है ना, उसे लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसीलिए जो नीति निर्देशक तत्व है, ध्यान रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व ये वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब ये कानून के अंदर में बाध्य नहीं, ये है तो सही, ये नीति निर्देशक तत्व की भी एक लिस्ट है, लेकिन कानून के तौर पे आपने जैसे मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक एक ऐसे तत्व है या ऐसे एलिमेंट है जो अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो आप जाके न्यायालय में ये नहीं कह सकते कि इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया है। तो संविधान निर्माताओं ने, जो फ्रेमर्स है, उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि हमने जो ये नीति निर्देशक तत्व बनाया है इसका मतलब ये है कि ये एक नैतिक शक्ति है। जैसे अगर आप चोरी करने की कोशिश करते हैं, आप एक अच्छे परिवार से आते हैं तो आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक गिल्ट महसूस होगा, आपको एक डर महसूस होगा, क्योंकि आप एक अच्छे घर से हैं, आपको जो शिक्षा दी गई है। तो इसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व है, उनके पीछे एक नैतिक शक्ति है, एक नीतिगत शक्ति है कि वो सरकार को इस तरीके से बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले, वो ये माने, सरकार के दिल में, एक दिमाग में या ऐसा आइडिया होगा कि ये जो नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं इसके हिसाब से हम चलें। अगर आपको ठीक से सिखाया नहीं गया है, समझाया नहीं गया है, तो आप गलत रास्तों पे जा सकते हैं। तो ये ठीक से समझाना सिखाना वही नीति निर्देशक तत्व है। ओके, तो जनता अगर ये देखे कि भाई सरकार हम ऐसी चूज करें कि वो इन नीति निर्देशक तत्वों के तहत काम करे, यानी कि सरकार को जनता ये कहे या जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी अपनी जो आगे वाली सरकार है, जिनको वो वोट डालने वाले हैं, उन पर डालेगी, तब कोई बात होगी, क्योंकि सरकार को पता होगा कि जो आने वाली है कि भाई ये नीति निर्देशक तत्व ये लोग हमसे चाहते हैं। तो संविधान में ऐसी नीतियों को एक बकायदा एक सूची में रखा गया है, एक लिस्ट है इसकी, और निर्देशों की इसी सूची को देश के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है सबका कल्याण चाहता है, नीतियां इस तरीके से बनाई जाए कि सभी लोगों का फायदा हो, और ये जो है कानूनी तौर पे आप बाध्य नहीं है सरकार करने के लिए, यानी सरकार इसका नहीं फॉलो करती है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो नीति निर्देशक तत्व है क्या? तीन इसमें ये जो सूची है नीति निर्देशक तत्व की, इसकी तीन प्रमुख बातें आपको बताता हूं। ये ऐसी चीज है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, एक समाज के रूप में हमें कैसा एक समाज है, उस समाज को बनाने के लिए हमारा क्या लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है, ऐसा कैसा समाज हमें चाहिए, ये बताता है पहला जो नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद ये है कि हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार तो है, फंडामेंटल राइट तो है ही हमारे पास, इसके अलावा हमें और क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सरकार इसको फॉलो ना करे तो आप न्यायालय तो नहीं जा सकते, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व इस तरीके से है कि गाइडेंस है। अगर आपको ये बंदा बता देता सही डायरेक्शन तो आप चले जाएंगे, लेकिन अगर ये बंदा भी बता रहा है और आपके पास डायरेक्शन भी है तो आप सही रास्ते में जाएंगे। ये बिल्कुल 100% सही होगा कि आप सही जगह जा रहे हैं, क्योंकि वहां के लोकल से भी पता कर लिया आपने और आपको डायरेक्शन भी मिल गया। तो एक तरीके से समझिए कि भारत की कल्पना, हिंदुस्तान किस तरीके से बनना चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसका माहौल कैसा होना चाहिए, उसका एम्बियंस कैसे होना चाहिए, इसकी अवधारणा ये नीति निर्देशक तत्वों में सोची गई होगी।
तो समय समय पर कोशिश की जाती है, सरकार कोशिश करती है, कई लोग कोशिश करते हैं कि भई ये नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए। जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून था, या बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, की बैंक जो है वो सरकार के अंडर में आए। कई फैक्ट्री अधिनियम जो थे, जो बेसिक न्यूनतम मिनिमम वेज कि हर आदमी को कितना पैसा मिनिमम मिलना ही चाहिए वो अगर वो 8 घंटे काम करता है। ऐसी जो छोटे छोटे उद्योग है, एमएसएमई जिसे कहते हैं, कुटीर और लघु उद्योग, उसको बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति और जो एससी एसटी जो हमारी कम्युनिटी है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके आरक्षण के लिए कई ऐसे काम किए गए जो कि नीति निर्देशक तत्वों द्वारा ही हमने डायरेक्शन पाके किए हैं। तो शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, रोजगार गारंटी की योजना, इसके अंतर्गत कुछ काम का सीमित अधिकार, जो स्कूली बच्चे हैं उनको दोपहर में खाना देना राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत में, और जो उनके पोषण के अधिकार के तहत है। तो ये सब चीजें जो है नीति निर्देशक तत्वों से ही पॉसिबल हो पाई। नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध। पहले मैं आपको बताता हूं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो नीति निर्देशक तत्व जैसे मैंने बताया कि भाई आपको एक रास्ते पे चलना है और आपको डायरेक्शन पता नहीं है, तो अगर यहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि भाई इस जगह जाएंगे तो 30 किलोमीटर है, ये आपका कोई एक्स सिटी है, यहां जाएंगे 40 किलोमीटर में वाई सिटी आएगी, तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया। तो नीति निर्देशक तत्व जो है डायरेक्शन तय करते हैं। उद्देश्य क्या है इसका कि लोगों का भला हो, उनका कल्याण हो, अपलिफ्टमेंट हो, इमेंसिपेशन हो, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय हो, यानी कि जस्टिस मिले। चाहे समाज में कुछ ऐसा हो रहा हो, उनके पास किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं है, राजनीतिक तौर पे भी आपको न्याय मिले, जीवन का स्तर ऊंचा उठे, हर आदमी जो है वो एक मिनिमम सैलरी पाए, सबके पास रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ हो। ये सब चीजें जीवन के स्तर को उठाती हैं। और संसाधनों का समान वितरण हो। एक आदमी के पास जो है करोड़ों रुपए है, एक आदमी के पास खाने के भी पैसे नहीं है, तो ये संसाधनों का समान वितरण नहीं हो। देश का संसाधन के ऊपर हर एक आदमी का बराबर का अधिकार है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। देखिए, आप यहां रहते हैं और आपकी लड़ाई जो है वो आपके पड़ोसियों से है, तो क्या आप अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे? हमेशा आपको डर लगा रहेगा, या एक माहौल बना रहेगा, कुछ ऐसा कुढ़ता हुआ माहौल। तो जरूरी ये हो जाता है कि हम जो है अपने पड़ोसियों से और बाकी जो बड़े बड़े देश है, और जो जिन भी देशों से हमारा ट्रेड हो सकता है, जहां पर हम लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, उन सबसे हम मोहब्बत के साथ रहें। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना भी उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व का। इसी तरह नीतियां आती है। नीतियां क्या आती है नीति निर्देशक तत्व में? क्योंकि इसमें नीति शामिल है, ये शब्द शामिल है कि भाई सब समान नागरिक संहिता हो, सारे नागरिकों के लिए, जितने भी नागरिक एक देश के आते हैं उनके लिए सेम कानून हो, सेम तरीका हो, सेम उद्देश्य हो, और सेम जो भावना है वो सेम हो। यानी कि एक तो हर आदमी अलग अलग तरीके का वर्ग का है, रिलीजन का है, लेकिन कुछ देश के तौर पे उनके ऊपर सेम चीजें लागू हो। मद्यपान निदेश हो, यानी कि शराब को कम से कम किया जाए या बंद किया जाए। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। कई ऐसे जगह है जहाँ या कई ऐसे लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता या उनके पास इतना टेक्निकल स्किल नहीं होता कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ी कर ले। नहीं, वो घरेलू उद्योग में वो काम कर सकते हैं। बीड़ी बनाना हो सकता है, कपड़े बनाना हो सकता है। और उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक। जैसे जो पशु हमारे उपयोग में आते हैं, जैसे कई ऐसे पशु हैं जिनकी बलि दे दी जाती है या लोग जिनको खाते हैं, उन पे रोक लगाना ये नीति में आता है। और जो ग्राम पंचायत है, क्योंकि अगर गांव नहीं आगे बढ़ेगा तो देश नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा परसेंटेज पॉपुलेशन और जो एरिया है वो गांव में आता है। तो ग्राम पंचायतों को जैसे प्रोत्साहन दिया जाएगा, ग्राम पंचायतों को स्ट्रांग किया जाएगा, तो ये चीजें आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, आप न्यायालय में नहीं जा सकते, जैसे मौलिक अधिकारों के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। एक तो यह है कि पर्याप्त जीवन यापन, मेरा जिंदगी सही से नहीं चल रही है। महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी। अब एक जगह पे हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर खड़ा हो, उसने कहा देखिए जो आदमी आएगा उसको 100 रुपये दूंगा, औरतों को 80 रुपये दूंगा। अब जिसको काम नहीं करना है वो नहीं करे, जिसको काम करना है वो कर ले। ये आदमी ये भी तो कह सकता है, मैंने किसी को फोर्स तो किया नहीं, मैंने तो ये बता दिया लोगों को इतने पैसे दूंगा। तो इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते न्यायालय में। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब क्या हो रहा है कि आपको पैसे की, जैसे आप मान लीजिए आपने किसी से पैसे ले लिए, अब आप पैसे देने की हालत में नहीं है, और वो जिसने पैसे दिए वो आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, तो फिर आप तो नहीं जा सकते ना किसी न्यायालय में।
और काम का अधिकार, भाई काम का अधिकार यह है कि अगर आपके पास स्किल होगा, आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी होगी या फिर आपने कोई हुनर सीख रखा होगा, तब आपको काम मिलेगा। आप घर में बैठे अगर सरकार से मांगेंगे कि मुझे काम दे दो, मैं घर में बैठा हूं, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। इसी तरीके से 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बालावस्था देखरेख और शिक्षा। देखिए ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारे के सारे कई देशों में, खासतौर पे जैसे कैनेडियन देख लीजिए या फिर आप स्कैंडिनेवियन कंट्री देख लीजिए, उसमें ये सब चीजें मौलिक अधिकार में ही आ जाती हैं। साउथ अफ्रीका में तो क्लियर कहा गया है कि घर की व्यवस्था करना ये सरकार का काम है। तो 6 साल से अगर कम बच्चा है अगर माँ बाप काम के लिए जाते हैं तो उस बच्चे को कहाँ रखेंगे? किसी न किसी बाल्यावस्था में उसको किसी न किसी ये कहें कि एक चाइल्ड होम में रखेंगे, चाइल्ड शेल्टर होम में रखेंगे। तो वहां पर इसकी व्यवस्था सरकार नहीं देगी, मतलब इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, सरकार बाध्य नहीं है कि ये काम करे। तो ये है आपके नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व है, जिनकी दोनों की हमने बहुत अच्छे से चर्चा की, ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी जो मौलिक अधिकार है ये सरकार के कुछ कार्यों पर जैसे प्रतिबंध लगाते हैं, वो नीति निर्देशक तत्व जो है वो उनको इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कई ऐसे कार्य हैं जिनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं कि सरकार ये काम करे। तो मौलिक अधिकार खास तौर पे व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए है कि हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो पूरे समाज के, पूरे देश के हित की बात करते हैं। लेकिन जब कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की कोशिश करती है तो लोग कहते हैं, नागरिक कहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों से का हनन हो रहा है, उससे टकरा रहे हैं। जैसे एक समस्या मैं आपको बताता हूं कि जमींदारी उन्मूलन कानून जब बना, तो जब जमींदारी उन्मूलन की जमींदारी जो चल रही है इसको खत्म किया जाए, तो फिर लोगों ने कहा कि ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है इसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं, जो ये कहें कि व्यक्तिगत हित से ऊपर सरकार के जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया गया। यानी जब ये लोगों में डिस्टिंक्शन आया, लोगों ने कहा कि आप नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन कर रहे हैं, तब सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो इस तरीके से ये समझ लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व एक सरकार को सही काम करने के लिए सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, और मौलिक अधिकार जो है वो आपके अधिकार है जिसका सरकार या कोई भी हनन नहीं कर सकता। तो सरकार का ये इस जो प्रॉब्लम थी, जैसे अब मैंने वाद विवाद आपको बताया, कई ऐसे वाद विवाद हो गए, तो इसमें एक ऐसी चीज आ गई कि भाई सरकार का ये मत था, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व पहले आते हैं या फिर आपके ये आते हैं, ये मौलिक अधिकार आते हैं, और भाई सरकार कानून बनाएगी या सरकार के कानूनों को किस तरीके से देखा जाएगा। तो सरकार का इस समय ये मत था कि जो संसद संविधान बना रही है, क्योंकि एक पार्लियामेंट को चूज किया गया, इलेक्ट किया गया है, नॉट चूज गलत शब्द हो जाएगा, इलेक्शन किया गया है, लोगों ने इलेक्ट किया है। तो अब जब सरकार कोई कानून बना रही है तो संशोधन वो कर सकती है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि संशोधन किया गया बाकायदा। तो संशोधन अगर किया गया तो फिर सरकार ने कहा कि भाई हमको जो लोगों ने सरकार बनाने के लिए एक वोट दिए हैं, तो हम संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब न्यायपालिका और सरकार के बीच में डिफरेंस पैदा हुआ है। न्यायपालिका ने कहा कि संसद का कोई ऐसा संशोधन आप नहीं कर सकते जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब जब ये विवाद, ये प्रॉब्लम सरकार और न्यायपालिका के बीच में जब ये सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जिसमें एक महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारती, इनके मुकदमे में एक निर्णय लिया गया, उससे ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो टकराव हुआ, वो शांत हुआ। इसमें निर्णय ये था कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो मेन फ्रेमवर्क है, संसद उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद का काम यह है कि वो देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए कानून बनाए, लेकिन कोई जो उसका बेसिक ढांचा है संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश ना करे। तो हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, ज्योतिबाराव फुले। अब हमको ये काफी अच्छी चीजें लिखी, इसमें ये पता चलता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही है। अब राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ तो ये बड़ी क्लियर हो गई कि संवैधानिक अधिकारों को के रूप में इनको रखा जाएगा। तो हमारा संविधान बहुत समय से चीजों को लिया इन्होंने, और मौलिक अधिकारों की सूची बनाई गई। 1950 में न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका भी निभाई थी, और न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत किया, मतलब चीजें बढ़ी है। हमारा जो सरकार है, हमारी जो प्रशासन है, इसका संरक्षण का काम करती है, इसको आगे बढ़ाने का काम करती है, और अधिकार सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगा देते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। इस तरीके से सरकार सही तरीके से काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, देश के उत्थान के लिए काम करती है। तो हमने बड़े तफसील से बात की
जो पूरे चैप्टर की। लेकिन अगर आप केवल कुछ समय के लिए या फिर कुछ इसके बेसिक पॉइंट देखना चाहते हैं तो इसकी चर्चा मैं अगली बार करूंगा कि हम इसका एक तरीके से समरी या रिवीजन नोट समझ लीजिए, तब बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।